हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नाबार्ड ग्रेड ए के फाइनेंस के मेंस के एग्जामिनेशन के बारे में। इस नोटिफिकेशन, फाइनेंस के सिलेबस, एग्जाम की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये रमन लूथरा क्लासेस की एप्लीकेशन को गूगल ने अपने प्ले स्टोर से डिलीट कर दिया। घबराने की बात नहीं है, एप्लीकेशन वापस 7-8 डेज में प्ले स्टोर पे आ जाएगी। सर, आपकी एप्लीकेशन को डिलीट क्यों कर, आप कुछ गलत काम कर रहे थे? जी, अगर आपको पता हो तो गूगल कुछ यूजर बिलिंग सिस्टम करके कुछ कंडीशन लेके आया था। अब उन कंडीशंस के ऊपर कुछ केसेस हो रखे थे कि भाई नहीं मान रहे थे इंडस्ट्री के लोग। अब गूगल कह रहा है मेरी बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे? नहीं मान रहे तो मैं आपको डिलीट कर दूंगा। उसमें मेरा नाम भी आ गया ना, अभी डिलीट कर दिया, बट हमने कम्युनिकेशन सारी कर ली गूगल के साथ। वापस 7-8 डेज में आपको क्या कहते हैं एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर दिख जाएगी। सर, आज के दिन पे बताओ, हमें आज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया तो हम क्या करें? जी, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन तो बनी ही पड़ी है ना, सिर्फ लिस्टिंग नहीं हो पाई उसकी प्ले स्टोर पे। वो लिस्टिंग भी हो जाएगी आगे आने वाले 7-8 डेज के अंदर। ठीक है ना? सर, आप इस एप्लीकेशन का छोड़ो, आप हमें बताओ हमें नाबार्ड ग्रेड के फाइनेंस के एग्जामिनेशन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे पढ़ाई करनी है। सबसे पहली बात, फाइनेंस स्ट्रीम के एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में, नाबार्ड के फाइनेंस स्ट्रीम के एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में ज्यादा गाइडेंस ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। उसका रीजन क्या है कि इसके अंदर जो वैकेंसी का नंबर है वो काफी कम है। ठीक है ना? अब वैकेंसी का नंबर कम है, मतलब कम बच्चे आप एप्लीकेशन फिल करेंगे, कम बच्चे एग्जामिनेशन देने जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 1700 या 1600 बच्चों ने एप्लीकेशन फाइल करा था फाइनेंस स्ट्रीम के लिए कि हम एग्जामिनेशन देंगे फाइनेंस स्ट्रीम का, इसके अफसर बनेंगे। ठीक है ना? अब बात करी जाए तो जो एक्चुअल के अंदर मेंस एग्जाम में स्टूडेंट्स जाके बैठेंगे, उनका नंबर होने वाला है अराउंड 375। इन्होंने बोला भाई कॉलिंग रेशियो लिखा हुआ है कि मेंस एग्जामिनेशन में हम वैकेंसी के 1:25 रेशियो में बुलाएंगे, मतलब एक वैकेंसी पे 25 स्टूडेंट्स। तो जो आपको फाइनेंस स्ट्रीम में स्टूडेंट्स दिखने वाले मेंस एग्जामिनेशन में, उसका नंबर होने वाला है 375। इन 375 स्टूडेंट्स में से 15 लोग ऑफिसर बनेंगे। नंबर कम है ना, काफी कम नंबर है स्टूडेंट्स का, इसलिए काफी इंस्टीट्यूट कह रहे हैं कि छोड़ो ना, क्यों पढ़ाना। बट हम तो फाइनेंस स्ट्रीम के एग्जामिनेशन में स्पेशलाइज करते हैं और काफी टाइम का हम बोल रहे हैं कि हम पढ़ाएंगे, तो बात है हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना? अभी आपके सामने सिलेबस लेकर आ रहे हैं। सिलेबस में आपको खुद अगर पढ़ना चाहते हो तो क्या सोर्सेज को रेफर करना चाहिए, और साथ में हमने थोड़ा बहुत कैसे प्रिपेयर करा रहे हैं इसके रिस्पेक्ट में, वो भी आप सुन लेंगे। चलो, बात को स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। सिलेबस आपके सामने। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिस्पेक्ट में उन्होंने बोला कि आपको मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, लिमिटेशन। आपको अच्छा, ये अगर आपको सुन के लग रहा है कि थोड़े से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, हमें सर छोड़ सकते हैं हम इसको, तो ऐसी बात नहीं है। आपके एग्जामिनेशन की पैटर्न की बात करें तो इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, आपको टाइप करने पड़ेंगे ना, समझ में आ रही है बात? तो इसमें आप कोई भी थ्योरेटिकल कोई टॉपिक है तो उसको नहीं छोड़ सकते, उसके ऊपर आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है। डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में आना बहुत डिफिकल्ट है, अभी तक नहीं आया, क्या पता आगे जाके आ जाए, फाइनेंस स्ट्रीम में कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? अभी के लिए जो चांसेस है, आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो मिलेंगे वो थ्योरेटिकल बेस्ड ही होंगे ना, हम टाइप करना होगा। तो 6 क्वेश्चन आने वाला है इसके अंदर। 6 क्वेश्चन के अंदर आपको 4 अटेम्प्ट करने, 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स ईच के, 30 मार्क्स हो गए, और 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स ईच के हैं। तो ये आपको हो जाएगा 50 मार्क्स, और 50 मार्क्स के आपके होंगे क्या कहते हैं एमसीक्यूज, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना? इसमें भी कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेंगे और कुछ क्वेश्चन इजी क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। तो आपको दोनों मिला के प्रिपेयर करना है, दोनों के पैटर्न से प्रिपेयर करना है। नॉर्मल तरीके से जो आप पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ोगे। डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा अपना रिटेंशन पावर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। पहले जो थ्योरेटिकल टाइप के आप पार्ट छोड़ देते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, अब वो भी करना पड़ेगा। ठीक है ना? क्या पता कोई क्वेश्चन आ जाए। चलो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैं यहाँ पे सोर्सेज डिस्कस करने वाला हूँ कि कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। काफी एग्जाम आईबीपीएस पहले ले चुका है, अलग अलग पीएसयूज के भी एग्जामिनेशन ले रहा है, तो अच्छा खासा आइडिया कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सर, जो 50 के 50 क्वेश्चन आते हैं, क्या आपको आइडिया है? 50 के 50 क्वेश्चन जो आप बोल रहे हो, 50 नहीं सर, 30 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 30 हो गए ना, बाकी थ्योरेटिकल हो गए। सर, जो 30 के 30 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के सारे आप मैच कर दोगे? जी, ऐसा नहीं हो सकता। आईबीपीएस को अपने क्या कहते हैं रेपुटेशन का भी तो ध्यान रखना है ना। वो क्या बोलेगा, कुछ क्वेश्चन तो डिफिकल्ट डालेगा। आपको इसमें मतलब अगर मान के चले तो 25 की रेंज में भी अगर आप क्वेश्चन ठीक करते हो तो एक अच्छा स्कोर है काफी। ठीक है ना? ये मैं उन बच्चों की बात करूं जो सिलेक्शन की तरफ जाएंगे ना। ठीक है, 23 से 25, 23 से 27, इसकी रेंज में भी अगर आप सही करेंगे तो अच्छा रहेगा। डिस्क्रिप्टिव का पार्ट में तो देखो प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसकी टाइपिंग सही होगी, जिसने कंटेंट सही लिख दिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? बात को स्टार्ट करते हैं। सर, सिलेबस बताओ, हमें सोर्सेज क्या रेफर करनी चाहिए, बेस्ट सोर्सेज क्या है मार्केट के अंदर, आप वो बताओ, जहां से कभी कभी क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछ लेते हैं।
सबसे पहली बात, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, लिमिटेशन। इसके लिए बेस्ट सोर्स एनसीईआरटी है, 11th-12th की एनसीईआरटी इनफ है, वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। ठीक है जी। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अच्छा कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें, काफी छोटा सा टॉपिक है, बट इसके अंदर क्वेश्चन काफी बार आईबीपीएस पूछ चुका है, तो इसके लिए भी एनसीईआरटी काफी है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए शेड्यूल 3 मस्ट है। शेड्यूल 3 एक फॉर्मेट है जिसमें बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करी जाती है, कंपनीज एक्ट ने फॉर्मेट दे रखा है, तो ये दोनों चीजें अगर आप कर लोगे तो इनफ है, एनसीईआरटी एंड शेड्यूल 3। बात करेंगे रेशियोज के बारे में, ऐसा कोई आईबीपीएस का एग्जाम नहीं हुआ जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसके सिलेबस का पार्ट हो और रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन ना पूछे गए हो। और एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी 5-5, 6-6 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो क्वेश्चन का नंबर है वो कम होने वाला है, तो फिर भी आप मान के चले कि रेशियो से क्वेश्चन आने वाला है, और ज्यादातर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ही आता है रेशियोज का। रेशियोज के लिए आपको एनसीईआरटी और आईसीआई ही फॉलो करना है। इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं अपने कोर्स की बात करूं तो 8 लेक्चर्स हैं, 4 लेक्चर्स है समझाते हुए रेशियोज को, और फिर 4 लेक्चर्स है उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है ना, करवाना पड़ता है, तो ये सारा का सारा आपको कोर्सेज में भी मिल जाएगा। अच्छा, कोर्स की बात करें तो आपको ये कोर्स में मिल जाएगा, एनसीईआरटी शेड्यूल 3 वाला पार्ट कोर्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने कोर्सेज के अंदर ये लेक्चर्स को देख लिया, नोट्स को डाउनलोड कर लिया, इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा जहां पे आपको एक्स्ट्रा रेफर करना है। चलो बात को स्टार्ट करते हैं आगे। डेप्रिसिएशन की बात करेंगे तो डेप्रिसिएशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी में भी डेप्रिसिएशन को समझा रखा है, वो भी कवर्ड है। साथ ही साथ इसमें आपको AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को भी पढ़ना है। ठीक है जी, तो डेप्रिसिएशन के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एएस पढ़ लेंगे तो काफी ज्यादा वैसे भी क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि सारी बातें कवर हो जाती है इसके अंदर। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करी जाएगी वगैरह सारी बातें उसमें पीपीई के एएस के अंदर है, कवर्ड है ऑलरेडी। इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करें तो इन्वेंट्री के वैल्यूएशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो आज के दिन भी एक यूआईआईसीएल, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का एग्जामिनेशन हुआ है, जिसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग उनके सिलेबस का पार्ट था। इस इन्वेंट्री वैल्यूएशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा था, रेशियो के ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा था। ठीक है ना, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए आपको क्या पढ़ना है, इंड AS2, इंड AS2, इंड AS2। ठीक है ना, AS2 थोड़ा सा पुराना हो गया, आपको इंड AS2 पढ़ना है। अगर आपने AS2 पढ़ रखा है तो काफी सारी बातें सिमिलर है, आपको समझ में आएगा, बट आज के दिन पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंड AS2 की लीगल लैंग्वेज को पढ़ो, जो लीगल टेक्स्ट दे रखा है ना, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन भी बन के आ जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं बात करूं आगे जाके आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट आने वाला है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर लास्ट किसी आईबीपीएस के एग्जामिनेशन में इंड एएस का रेफरेंस देके कैश फ्लो बनाने का एक इंड एएस भी है, इंड एएस 7, इसके अंदर से एक लीगल लैंग्वेज में से क्वेश्चन उठा रखा था। देखो सिलेक्शन के लिए जाना तो एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। बाकी बात करें तो ये इंड एएस 7 हो गया, इंड एएस टी हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, ये सारे के सारे कवर्ड है आपके कोर्सेज के अंदर। ठीक है जी, बात करेंगे थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस की, तो वो है 1.6 वाला पार्ट। ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर मैं बात करूं इसके रिस्पेक्ट में, ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं दिखेंगे आईबीपीएस ने जो पहले पूछे हो, बट आप कोई पार्ट छोड़ नहीं सकते। इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, जब पहले क्वेश्चन आते थे, मैं यूजीसी नेट का एग्जांपल लूं, तो उसके अंदर ऐसे टॉपिक्स होते थे, बट वो बहुत ही कम क्या कहते हैं उनका सिलेबस होता था। इसे देखो इकट्ठा करके इनको लिख देना, डेवलपमेंट इन अकाउंटिंग, इंटरिम रिपोर्टिंग, सेगमेंट रिपोर्टिंग, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इकट्ठा करके लिख दिया। बहुत छोटे छोटे टॉपिक होते थे, बट आज के दिन पे अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ से बात करूं तो ये काफी बड़े बड़े एनडीएस के फॉर्म में इसके स्टैंडर्ड्स भी आ रखे हैं। तो अगर मैं बात करूं, इंटरिम रिपोर्टिंग का एक स्टैंडर्ड है, इंडेस है, सेगमेंट रिपोर्टिंग का है, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का स्टैंडर्ड, और बहुत ही बड़ा स्टैंडर्ड है, जिसको करने में अच्छे खासे 4-4 घंटे के 3-4 लेक्चर लग जाए अगर आप पूरा डिटेल में उसको करना चाहें। तो इसके रिस्पेक्ट में मैं आपको ये बोलूंगा, अच्छा इंटेंजिबल एसेट का स्टैंडर्ड है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, हाइपर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उसका भी एक स्टैंडर्ड है। अगर आप ये करने के लिए जाएंगे तो आपको बाकी सारे जो टॉपिक्स है उसमें कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि इस पार्ट को आप अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लास्ट में करेंगे, लास्ट, ये 1.6 वाला लास्ट, और अगर टाइम ना मिले तो छोड़ दो, छोड़ना पड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ के जाएं। ठीक है ना, ये कभी भी आपको अप्रोच नहीं लेकर आने कि मैं एक एक चीज पढ़ के जाऊं, मैं रिवीजन ना कर पाऊं, मेरे को कुछ याद ना रहे और आते वाला क्वेश्चन, इजी वाला क्वेश्चन गलत करा, वो नहीं करना।
तो इस वाले पार्ट को 1.6 वाले पार्ट को लास्ट में करेंगे, और मैं भी आपको अपने कोर्स में ये लास्ट में कराऊंगा जितना आपके लिए रेलिवेंट है। इंटरिम रिपोर्टिंग, सेगमेंट रिपोर्टिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इसमें जो जो बातें रेलिवेंट है कम कम सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड वो आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना। पूरा पढ़ने के लिए जाओगे तो बाकी सारी जो इंपॉर्टेंट बात है वो सब कुछ भूल जाओगे, ठीक है जी। चलो बात को आगे बढ़ाएंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक और बात है, इजी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। बेजल 3 के बारे में उन्होंने बोला कि आप पढ़ कर आए। बेजल 3 आरबीआई का मास्टर सर्कुलर से अच्छा जरिया कोई नहीं है, बट उसको नहीं पढ़ना आपको। मैं अगर आरबीआई के मास्टर सर्कुलर की बात करूं तो 250 या 300 पेज के राउंड का वो मास्टर सर्कुलर है, आप वो नहीं पढ़ सकते, आपको नहीं पढ़ना है। आपको जो कोर्स के अंदर बेजल 3 के 2 लेक्चर दे रखे हैं, एक एक घंटे के लेक्चर है, उससे ज्यादा बाहर अभी कुछ नहीं करना, बेस्ट चीज है वो। उससे ज्यादा बाहर आपको पढ़ना ही नहीं है, उतना ही करना है, आपको एमसीक्यूज वगैरह मिल जाएंगे, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना। बेजल 3 मक्खन की तरह समझ में आएगा। आगे बात करें आईआरएक नॉर्म्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में यहाँ पे लिखा है बैंक्स के लिए। तो यहाँ पर आरबीआई अपने इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन, क्या कहते हैं, जो बैंक है उनके लिए एसेट का क्लासिफिकेशन होता है ना, जो लोन्स वगैरह करते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने खुद इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन के नॉर्म्स दे रखे हैं मास्टर सर्कुलर में, तो आपको वो करना है, ऑलरेडी कंप्लीटेड। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो अभी के लिए आपको जो रहेगा आपके कोर्स के अंदर जो आपको पढ़ना है वो है सिर्फ 1.6, ये हम करेंगे लास्ट में। नोटेड है, नोट कर लेंगे, लास्ट में करेंगे, ठीक है ना। बाकी जो सारी बात आपके सामने लिखी है वो सारी की सारी एज इट इज इन्हीं सोर्स से कवर्ड है, करेक्ट। आपने अगर कोर्स रेफर नहीं करना तो आप कोशिश करना जो सोर्सेज यहाँ पे लिखे हुए हैं आप उन्हीं को रेफर करो प्रिपरेशन में। चलो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कुछ फाइनेंस और कुछ कॉस्टिंग मिला के आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है। बात करेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, आपको इसमें एनसीईआरटी और आईसीआई दोनों का रेफरेंस लेना, दोनों का रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है ना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कैसे अलग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो हिस्टोरिकल डेटा को देख के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की बात करता है। वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो फॉरवर्ड लुकिंग है, ये फाइनेंशियल रिस्पेक्ट में काम करता है, कहता है कि भाई कोई प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव में आता है। वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें, कह रहा है आगे की नहीं पता हमें, जो ट्रांजेक्शन हो गया उसको सिर्फ रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठे हम, ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्टिंग की बात करेंगे तो कॉस्टिंग का एक सब्जेक्ट है ICMAI, बेस्ट सोर्स है, इसका बेस्ट सोर्स है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है ना, तो वहां की वेबसाइट पे जाके आप इसके वेरिएबल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये कॉस्टिंग की सारी डिटेल्स आपको वहां पे फ्री में अवेलेबल है। कॉस्टिंग के रिस्पेक्ट में वेरिएबल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, सब कुछ आपको वहां पे मटेरियल अवेलेबल है। तो इसको मैं अपने कोर्स में ऑलरेडी करवा चुका हूँ। आईसीएमआई और आईसीआई को रेफर करके मेरे नोट्स बने, ठीक है। इजी पार्ट है, काफी स्टूडेंट्स ने इसको बाकी एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर कर रखा होगा, बट अगर आप फर्स्ट टाइम करने वाले हैं तो आपको बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में, डुएबल है, कर सकते हैं आसानी से। अच्छा यहाँ पर आप कोशिश करेंगे 10 डे का आप वो लेके चलेंगे टारगेट, कोशिश करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग को 10 डेज, उससे ज्यादा नहीं। फिर बात करेंगे क्या कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 7-8 डेज में भी करते तो बहुत बढ़िया, क्योंकि रिविजन का टाइम आ जाएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को भी 10 डेज, फिर एक और सब्जेक्ट है उसको अकाउंटिंग ऑडिटिंग है, उसको भी 10 डेज। चलो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में बात को बढ़ाते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में बात करेंगे तो ये फाइनेंस रिलेटेड आपका सब्जेक्ट है। एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक्स हैं, बट आईबीपीएस थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा दूर जाके क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसके अंदर लेवरेजेस के ऊपर काफी क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर, मार्जिनल कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में आईसीएआई का मटेरियल बेटर क्या कहते हैं सोर्स रहेगा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में यू कैन रेफर एनसीईआरटी, उसके बाद में आपको रेफर करना पड़ेगा आईसीआई, ठीक है। मनी मार्केट एंड देयर ऑपरेशंस, तो इसके रिस्पेक्ट में आरबीआई के सर्कुलर्स, जो लेटेस्ट मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में सारी इंफॉर्मेशन, कि भाई क्या उनकी लिमिट्स वगैरह होती है, कितने दिन में कितने दिन तक के लिए एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वैलिड रहता है, वो सारी बातें, ठीक है। इजी टॉपिक है, फाइनेंस का पार्ट है। बिजनेस वैल्यूएशन थोड़ा सा नया टॉपिक रहेगा, आप में से काफी लोग पहली बार पढ़ने वाले हैं, बट इजी पार्ट है, कर लेंगे इसको। मर्जर एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, बिजनेस को वैल्यू करके, मर्जर में हेल्प करता है। अगर आपको एक्वायर करना है तो एक बिजनेस को वैल्यू करना पड़ेगा ना। रिलायंस कह रहा है जी मैं एक्वायर करूंगा फ्यूचर्स रिटेल को, तो वो उसकी वैल्यू निकालेगा कि कितना पैसा देना है इसको, ठीक है। बजटरी कंट्रोल की बात करेंगे, कॉस्टिंग का एक टॉपिक है ये, ICMAI बेस्ट है, उसमें जीरो बजटिंग क्या है, फ्लेक्सिबल बजटिंग है, मास्टर बजट क्या होता है, सेल्स बजट क्या है, सारी उसमें बातें कवर्ड है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक, ICMAI का जो मॉड्यूल है बेस्ट है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, बट अभी इजी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं।
ठीक है। मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ ट्रांसफर प्राइसिंग, थोड़ा सा यहाँ पर क्या कहते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल जाता है यहाँ पे। अगर इस वाले सब्जेक्ट की बात करूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो ये वाला टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, जिसके अंदर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, टूल्स ऑफ कंट्रोल, तो थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा पार्ट है। इस वाले पर्टिकुलर चीज को आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लास्ट में करना है। सोर्सेज इसके आईसीएमआई एंड आईसीएआई, ठीक है। अप्रेजल ऑफ फर्म्स, अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये थोड़ा सा बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से आ रहा है कि भाई आपको वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट करना है, कोई प्रोजेक्ट आ रहा है उसका अप्रेजल कैसे करना है कि भाई आगे जाके कितना पैसा ये कमाने वाला है। सेंसिटिविटी एनालिसिस होता है, रिस्क एनालिसिस होता है, कैपिटल बजटिंग। इसका बेस्ट सोर्स है, अलग नाम आने वाला है, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इनके आप मॉड्यूल में जाएंगे तो बैंकिंग के रिस्पेक्ट में एक अलग मॉड्यूल दे रखा है, तो वहां पे आपको ये एज इट इज क्या कहते हैं टॉपिक्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। आईसीएसआई से बढ़िया मॉड्यूल आपको नहीं मिलेगा, आईसीएसआई से बढ़िया आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं भी आपको इसी में से पढ़ाने वाला हूँ। बात करेंगे इसमें जो अभी बचा है वो यही है, अप्रेजल ऑफ फर्म्स, अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग रिलेटेड और फाइनेंस रिलेटेड बातें इसमें ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है ना। तो 2.10 से लेकर 2.13 तक अभी कोर्स में कवर होना है, इसको कवर करेंगे, ठीक है। आगे आता है हमारा ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में आपको सारे का सारा क्या कहते हैं मॉड्यूल मिल जाएंगे। इसका ऑडिटिंग तो भाई सीए ही करता है ना, फाइनेंशियल मतलब ऑडिटिंग की बात चल रही है, फाइनेंशियल ऑडिटिंग की तो बात चल रही है, साथ में और भी टाइप्स की ऑडिटिंग होती है, उसके बारे में भी हम इन्फॉर्मेशन लेंगे। जैसे कि बात करें यहाँ पर आपको ऑडिटिंग दे रखी है, किसकी होगी, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अलग है। जो ऊपर फाइनेंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई गई थी उसकी ऑडिटिंग एक सीए करता है। वहीं बात करें मैनेजमेंट ऑडिट को तो कोई भी करा सकता है, मैनेजमेंट के कंसल्टेंट हो सकते हैं। कॉस्ट ऑडिट एक कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। एनवायरमेंटल ऑडिट, जो जिनको पता है कि एनवायरमेंटल लॉज क्या है उसको देखते हुए ऑडिट करी जाती है। सर हमें यहाँ पे एनवायरमेंटल के लॉज पढ़ने पड़ेंगे, तो ऐसी बात नहीं है, आपको सिर्फ ऑडिट को अप्रोच कैसे करना है वो पढ़ना है। बात करें लास्ट टाइम जो एग्जामिनेशन में आया था थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ऑडिट से सबसे ज्यादा चांस क्या आना ही आना है, एक क्वेश्चन आपको ऑडिट से दिखेगा ही दिखेगा जो थ्योरेटिकल बेस्ड होगा, जिसके अंदर आपको टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं आप उसको यूज कर लोगे जब आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन को टाइप कर रहे होगे, ठीक है ना। थ्योरेटिकल कहीं ना कहीं तो मिक्स हो ही जाता है, मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके अलावा तो हम कहानियां लिख ही देंगे अगर हमें ऑडिटिंग पता है क्या होती है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको कंटेंट और लेक्चर दूंगा, जिसके अंदर अभी स्टार्टिंग के 3 लेक्चर हो रखे हैं। अभी के लिए जो फर्स्ट टारगेट है वो ऑडिटिंग को कंप्लीट करना ही है, कल से लेक्चर्स वापस रिज्यूम हो जाएंगे। इससे पहले कुछ एग्जामिनेशन आ गए थे, मैं उसमें बिजी हो गया था, तो कल से ऑडिटिंग के लेक्चर्स रिज्यूम होने वाले हैं, ठीक है ना। तो साथ में पढ़ेंगे, एग्जामिनेशन से पहले एकदम बढ़िया से वाले सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। आपको अगर कोई डाउट वगैरह आता है तो आप मेरी एप्लीकेशन पे जाकर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ सर इसमें एक्स्ट्रा सिलेबस भी, तो आप उसके बारे में बात ही नहीं करी अपने बीबीए बीएमएस। जी बीबीए बीएमएस का इन्होंने 3 साल का सिलेबस कॉपी पेस्ट कर दिया, ना आपके लिए वो पॉसिबल है कंप्लीट करना, ना मेरे लिए वो पॉसिबल है कंप्लीट करना। तो बीबीए बीएमएस को इग्नोर करेंगे, अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो उसको दूर से देख के छोड़ देंगे, ठीक है ना। इतना ज्यादा पढ़ना पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। इसके अंदर भी अगर मैं बताऊं तो हम टैक्सेशन के बारे में थोड़ी सी बेसिक लेवल की नॉलेज लेंगे, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, जीएसटी और इनकम टैक्स की, और मैनेजमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आ रखे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाए। देखो मैं आपको प्रोवाइड तो कर दूंगा, बट मेरे लिए देखना इंपॉर्टेंट है कि आपको कंप्लीट कर पाओगे नहीं कर पाओगे। मैं पूरे दुनिया जहान का आपको कंटेंट दे दूं जो आप पढ़ ही नहीं पाओगे तो फायदा नहीं ना कोई उसका। मैनेजमेंट से, बेसिक लेवल के मैनेजमेंट से क्वेश्चन आए हैं पहले भी, बट उसको टाइम जितना आपको इन्वेस्ट करना है आपको देख के इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। तो यही आपका क्या कहते हैं सिलेबस है, बीबीए बीएमएस को सीधा सीधा छोड़ दो अभी के लिए, बाकी जो ऊपर के 3 सब्जेक्ट है उनको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इतना कंप्लीट करने में आपका मेंस का एग्जाम आपके सामने आ जाएगा, 30 डेज के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई डाउट आता है आप एप्लीकेशन में जाके मैसेज करें। इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।